Let us revise waves today. और SHM का थोड़ा बहुत बता देती हूँ, मेन मतलब कि फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होती है? दिस इज पीरियोडिक मोशन इन विच acceleration of the particle is directly proportional to negative of displacement. ठीक है, दिस इज अ पीरियोडिक तो होती है, ऑसिलेटरी भी होती है. एंड प्लस वन मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सच अ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा. ठीक है, अभी तो मैं आपको मेन बता रही हूँ. इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी. y इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम. r क्या होता है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई न्यू. t इज दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेरिएबल है. ठीक है, अगर इनिशियल फेज भी दिया हो तो हम इसकी इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, where phi is initial phase, where phi is initial phase also called epoch. It is also called epoch. इनिशियल फेज या एपोक मतलब वो आपने रेफरेंस सर्कल बनाए हैं ना, उसमें आपने देखा था कि कैसे हम अगर पहले से कोई फेज दिया हो तो उसको ऐड करते हैं. सब पहले से अगर कोई फेज बन रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है बॉडी. ठीक है, जैसे कि रेफरेंस सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सर्कल को रेफरेंस सर्कल कहते हैं हम. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है. तो पार्टिकल बाय डिफॉल्ट यहां से स्टार्ट करता है अपनी मोशन एट t इक्वल टू 0 इंस्टेंट. बाय डिफॉल्ट जो पार्टिकल है वो यहां से अपनी मोशन स्टार्ट करता है. यहां से नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका पहले से कोई एंगल बना. अगर यहां से शुरू करता है तो फाई 0 है, यहाँ पे कोई इनिशियल फेज नहीं बना. पर अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब पहले से कोई एंगल बन रहा है. ठीक है, कौन सा एंगल? जैसे कि अगर हम कहें कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी मोशन यहां से स्टार्ट हो रही है. तो इनिशियल फेज कितना हुआ है यहाँ पे? 30 डिग्री. दैट इज ऑल्सो रिटन एज पाई बाय 6. ठीक है, तो उसका इनिशियल फेज है पाई बाय 6. तो रेफरेंस सर्कल में इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड सपोज दिया हुआ है 2 सेकेंड. टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड. तो ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई बाय टी. 2 पाई बाय 2, तो ओमेगा आपका हो गया पाई रेडियन पर सेकेंड. वो आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल फेज भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, राइट. अब जब हम रेफरेंस सर्कल से इक्वेशन लिखते हैं या इक्वेशन से रेफरेंस सर्कल बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम कोसाइन लेते हैं, साइन की जगह कॉज लेते हैं. ठीक है, वैसे आपके सारे न्यूमेरिकल्स में हम y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी यूज कर रहे हैं. बस रेफरेंस सर्कल के लिए आप ध्यान रखिए कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने कॉज को लिया हुआ है. कॉज की ही इक्वेशन से आपने रेफरेंस सर्कल बनाना है और रेफरेंस सर्कल से कॉज वाली इक्वेशन बनाना है. तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए, y इज इक्वल टू r. इसका रेडियस दिया हुआ है सपोज 2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो गिवन 2 सेंटीमीटर, जो एम्पलीट्यूड है. तो y इज इक्वल टू r cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6. ये इसका इक्वेशन बन गया. गॉट इट? ऐसे हम रेफरेंस सर्कल से उसकी इक्वेशन बनाते हैं. और अगर इक्वेशन दी हो तो हम रेफरेंस सर्कल बना लेते हैं. इसके हमने काफी क्वेश्चन किए हैं जो एनसीईआरटी में हैं, उसके 4-4, 5-5 पार्ट्स हमने किए हुए. ठीक है, सभी में हमने सर्कल बनाया था, फिर सर्कल से इक्वेशन बनाई थी. उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं. गॉट इट? क्लियर? ठीक है, कोई डाउट?
फाइन। अब मैं आपको एक सर्कल देती हूँ, एक इक्वेशन देती हूँ, वहां से सर्कल बना के दिखाइए, इसका रिवर्स करके दिखाइए तो आपको ये आ जाएगा। सपोज y इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी माइनस वाई बाय 18। सपोज ये आपने इसका रेफरेंस सर्कल बनाना, क्या करोगे? एक सर्कल बनाओगे आप जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओमेगा जो है वो तो चलो ओमेगा ही दिया हुआ है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगुलर स्पीड हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? फेज, इनिशियल फेज पहले से मतलब कितना एंगल हुआ ये 180/18, 10 डिग्री। 10 डिग्री और माइनस का मतलब है कि इससे ऊपर नहीं है, इससे पीछे की डायरेक्शन में। तो पहले से 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां से पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो ये आपका π/18। इतने एंगल पहले ही वो ओरिजिन से पीछे, बस ये आपका रेफरेंस सर्कल। तो अगर सर्कल दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन दी हो तो सर्कल कैसे बनाना है, ये समझ आ गया आपको? कॉम्प्लेक्स बुक में दिए हुए हैं 4-5, उससे बाहर नहीं आएगा। उसमें एक्चुअली कुछ साइन वाले दिए हुए हैं, साइन को पहले कॉज में कन्वर्ट करते हैं फिर बनाते हैं। एंगल तो सर्कल से इक्वेशन लिखनी उसमें इजी है, वो ठीक है। हाँ कॉज लिखा ना हमने, अगर तो हमने पहले जब बनानी हम तो खुद तो कॉज ही लिखेंगे। उन्होंने जो इक्वेशन दी है कई बार वो साइन में दे देते हैं जब हमें सर्कल बनाने को बोलते हैं, तो पहले हमें उस साइन को कॉज में कन्वर्ट करना है फिर हमने बना। हाँ वही रिलेशन यूज करोगे ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वो चीज यूज करो। और साइन 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ऐसे यूज करके आपने उसको करना है, ठीक है। एक पार्ट क्लियर हो गया। अब हमने एसएचएम के बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, आपको याद होंगे 5-6 एग्जाम्पल्स किए थे। तो अभी चलो मैं डेरिवेशंस पूरी तो नहीं कराऊंगी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके आगे फर्दर सब आर्टिकल्स थे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π√L/g आ जाता है उसमें, है ना। हर एक का एग्जाम्पल में हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, उस रिस्टोरिंग फोर्स से F इज इक्वल टू ma करके हम t इज इक्वल टू 2π√L/g निकालते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होता है क्योंकि एसएचएम में a प्रोपोर्शनल टू -x है, तो वो वहां से ही आता है रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि नेगेटिव होता है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इन सभी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट करता है, आपको हुक्स लॉ से भी पता है, स्प्रिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद टाइम पीरियड के और भी सब केसेस थे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइम पीरियड को, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हमने दो किए थे, एक डेंसिटी ऑफ मीडियम, एक टेम्परेचर। तो अगर समर्स में पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। विंटर्स में पेंडुलम की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वो फास्ट हो जाए, उसका टाइम पीरियड कम हो जाए, ठीक है, लाइक दिस, राइट। और हमने ये भी एक आर्टिकल किया था, शो दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट। हाउ मच? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ? इक्वल टू, ये तो हेडिंग लिखवाई थी, याद नहीं है? 84.6 मिनट। तो ये आपका आर्टिकल आता है, शो दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट एंड इज इक्वल टू 84.6 मिनट। और वो कैसे आता था कैलकुलेट करके? हमारा एंड फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2π√R/g। हमारा एंड फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2π√R/g, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ 9.8। वो पुट करके हमारा 84.6 मिनट आ जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये आर्टिकल कैसे आता है, करवा दूं ये आर्टिकल, क्या आता है आपको? हाँ, इसमें ये अर्थ थी हमने ली, एंड दिस इज अ
सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जब इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम होगा तो हम इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो इसके पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है, आप जितनी लेंथ लॉन्ग लेते जाओगे आप देखोगे ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होती जाती है। तो हम इनफाइनाइट के केस में इसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन को पैरेलल ले लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कैसे बनाते हैं एक पेंडुलम को, ऐसे बनाते हैं ना। तो जैसे जैसे लेंथ लंबी होती गई ये लाइन आपकी इधर इधर होती जाएगी, तो हम ऑलमोस्ट पैरेलल ले लेते हैं उसको इनफाइनाइट लेंथ। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिए। अब एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये अर्थ के सेंटर तक रेडियस है r। इस डिस्टेंस को भी ऑलमोस्ट r ही ले लेते हैं और ये डिस्टेंस है x। ठीक है, फाइन। अब इसके ऊपर फोर्सेस मार्क करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पेंडुलम वहां पहुंचा। तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ कितना वेट एक्ट कर रहा है, mg। Towards center of earth the weight acting is mg, and there is tension in the string as we are taking always, there is tension in the string। resolve this weight into two components। suppose कर लो ये थीटा है, तो this component is mg cos theta and this component is mg sin theta। ठीक है, अब बॉब तो उधर डिस्प्लेस हमने किया एक्सट्रीम की तरफ, इसको वापस कौन लेके आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कौन है रिस्टोरिंग फोर्स, mg cos थीटा। ये इसको मीन की तरफ वापस लेके आ रहा है। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस mg cos थीटा। आई टोल्ड यू व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन हियर। वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। अब F इज इक्वल टू एम में cos थीटा की वैल्यू पुट करें। cos थीटा क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल से, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है इसका x और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका r, so it will be x upon r। m gets cancelled, we get acceleration is minus g by r times x। acceleration is proportional to negative of displacement। This shows that the motion is SHM। ये हमने प्रूव कर दिया। हर एग्जाम्पल में हम यही प्रूव करते हैं ना, अगर आप पढ़ के आए हो आपको पता होगा। So acceleration is proportional to minus of x। अब हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इन SHM का बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई रूट x बाय a। तो पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, gx बाय r। पुट a इक्वल टू gx बाय r। x कट गया, ये आ गया आपका 2 पाई रूट r बाय g। तो ये इसका प्रूफ होता है। इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, mg cos थीटा क्यों लिया ये पता है, क्योंकि ये इधर लेके आ रहा है। वो इसलिए लिया हमने माइनस साइन, क्योंकि हम हमारी जो एक्सटेंशन डिस्प्लेसमेंट है पेंडुलम बॉब की अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये रिस्टोरिंग फोर्स को टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेके आ रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए हमने रिस्टोरिंग फोर्स को लिया माइनस mg cos। ठीक है भाई, ये आर्टिकल क्लियर है। और कोई SHM का आपका एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ हो, मोशन ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब में लिक्विड है, उसका फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट h बाय g, वेयर h इज हाइट ऑफ लिक्विड इन वन लिम्ब ऑफ यू ट्यूब। मोशन ऑफ वर्टिकल पोल फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, ये भी किया हमने। एक स्प्रिंग के केसेस किए हमने, 5 केसेस किए थे। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग, 2 springs in series, 2 springs in parallel और 2 springs जिसमें मास बीच में अटैच्ड है, वो भी पैरेलल के इक्विवेलेंट। तो इफ यू रिमेंबर हमने उसके 5 केसेस किए थे। फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का, क्या आता है फॉर्मूला? जैसे सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट L बाय जी है, स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला है? स्प्रिंग का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाय K। ये इतना तो याद होना चाहिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है।
तो उसको हम डिराइव करते हैं, एक केस मैं आपको डिराइव करके दिखा देती हूँ। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k। सीरीज में k कितना होगा, इफेक्टिव k कितना हो जाता है, 1 over effective spring constant is 1 over k is 1 over k1 plus 1 over k2, और पैरेलल में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या होता है, k1 plus k2, उनका सम हो जाता है। ठीक है, चलो स्प्रिंग वाला एक केस करा देती हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ जब हमने मास अटैच किया, उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो कैसे वो ऑसिलेट करेगा ये तो हमें पता है, बट क्या उसकी मोशन SHM होगी कि नहीं वो तब पता चलेगी अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अप। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर अ स्प्रिंग अटैच्ड टू मास m। अब हमने इसको पुल किया विद सम फोर्स, अप्लाइड फोर्स F, इन टर्न इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गया, पता ही आपको हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस kx होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस kx, ये माइनस तो आपको पहले से पता है। तो F इजिकल टू m में a आ गया माइनस k बाय m इंटू एक्स, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इससे ये प्रूव हो जाता है कि मोशन इज ऐसा। अगेन वी यूज द बेसिक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट x बाय a, उसमें ये a की वैल्यू पुट कर देते हैं kx बाय m, तो ये आ जाता है 2 पाई रूट m बाय k। तो ये हमारी डेरिवेशन एक स्प्रिंग का एक केस मैंने करा दिया। अब पहले स्टैंडिंग वेव्स करानी ज्यादा जरूरी है, आपको मैं क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप अप करा देती हूँ, दो डेरिवेशन। तो यहां तक देख लो पहले, ठीक है। अब तो काफी दिन पड़े हैं, हम रिवाइज करेंगे इसको, आप जो जो आर्टिकल बोलोगे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स है हर एक केस में, हम रिस्टोरिंग फोर्स उसमें ढूंढते हैं पहले, उसके बाद F इक्वल टू m करके हमारी एक्सेलरेशन आ जाती है, फिर यही फॉर्मूला यूज करके हम टाइम पीरियड निकालते हैं हर एक केस। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड इन अ टनल डग अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अर्थ, एक ये एग्जांपल किया था। मोशन ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम भी किया था, ये 5-6 एग्जांपल हमने किए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं स्टैंडिंग वेव्स पे। पहले उससे पहले मैं आपको बस ये बता दूं कि ट्रैवलिंग वेव्स का दूसरा नाम क्या है बताइए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स बेसिकली, एक तो ट्रैवलिंग वेव्स है, दूसरी है स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। आप मुझे बताओगे स्टैंडिंग का दूसरा नाम तो स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग वेव्स का दूसरा नेम क्या है, मैं आगे भी पूछ चुकी हूँ। नो, यहाँ टाइप है, ट्रैवलिंग में आपकी टाइप्स आ जाती हैं, ट्रांसफर, स्टैंडिंग भी तो ट्रांसफर टाइप होती है, वो नहीं आंसर आपका। स्टैंडिंग वेव्स को स्टेशनरी बोलते हैं, ये जो ट्रैवलिंग वेव्स है उनका दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स, ये पहले भी पूछा हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स, पहले तो आपका मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रैवलिंग वेव्स को कौन से वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, SHM को बता दिया मैंने आपको, y इक्वल टू r sin ओमेगा t, वो SHM को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा वेव फंक्शन है a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x या प्लस x, याद है आपको, यही हमने यूज किया ना ट्रैवलिंग स्टैंडिंग वेव्स को निकालने के लिए। तो वो पहले हम जो दो वेव्स लेते हैं जिनसे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं वो ट्रैवलिंग होती है, प्रोग्रेसिव होती है। सिंपल आपकी वो ट्रांसवर्स हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ठीक है, कोई भी वेव हो सकती है। तो स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, व्हेन टू ट्रैवलिंग वेव्स, आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम है, दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दे सुपर इम्पोज। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल करती है और सुपर इम्पोज करती हैं तब स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। स्टैंडिंग वेव्स की बेसिक फॉर्म क्या है, 2a sin 2 पाई न्यू टी कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा, कुछ इस फॉर्म का होता है।
ठीक है, कुछ इस फॉर्म की होती है, मतलब प्रोडक्ट होता है, आप आगे बीच में जो भी है वो रहने दो, साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट होता है। आपको उससे पता चल जाएगा कि इक्वेशन स्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज स्टैंडिंग और नॉट। ये कहाँ समझ आना है इसको। चलो, स्टैंडिंग वेव की फॉर्म आपको मैंने बता दी कि ये होती है, ट्रैवलिंग की ये होती है। एक चीज होगी। अब आधे क्वेश्चन तो आपके इसी से हो जाएंगे कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, कंपेयर करके उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हो। आपको याद है एक्सरसाइज वेव्स की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए, तो आधे क्वेश्चन तो आपके उसी से हो जाएंगे कि एक वेव दी हुई है 2 sin, ठीक है, 30t माइनस 0.018 x ऐसे दी हुई है, इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड निकालिए। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। t का कोफिशिएंट 2 पाई v बाय लैम्डा इक्वल टू 30 और x का कोफिशिएंट 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 0.01। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा कंपेयर किया, बस 0.018 है, यहां से लैम्डा आ गया। ठीक है, फिर 2 पाई v बाय लैम्डा इक्वल टू 30 किया, लैम्डा ये वाला जो निकाला उसमें पुट किया, v आ गया, स्पीड ऑफ वेव आ गई। स्पीड ऑफ वेव आ गई, उसके बाद v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू से फ्रीक्वेंसी आ गई, सब कुछ निकल आएगा। और वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ये एम्पलीट्यूड है वेव का, 2 मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में। तो आधे क्वेश्चन तो आपके कंपेयर करके ही हो जाते हैं, जैसे एसएचएम में था वैसे ही इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब ऐसी इक्वेशन आए प्रोडक्ट वाली तो आपको पता चल जाएगा ये स्टैंडिंग वेव। अब इसमें आपने 2 sin a cos b वाले फॉर्मूले लगाने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ए बी फॉर्मूले। ए बी फॉर्मूला लगाओगे तो दो आपकी वेव्स का प्रोडक्ट आ जाएगा और सम आ जाएगा या डिफरेंस आ जाएगा। तो वो दो वेव्स होंगी जिनसे मिलके ये स्टैंडिंग वेव बनी थी, वो आपकी ओरिजिनल दो ये ट्रैवलिंग वेव्स आ जाएंगी जिससे ये वेव बनी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था जिसमें हमने वो दो वेव्स निकाली थी, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकाली, तो इसमें ए बी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स एंड ओपन ऑर्गन। ठीक है, चलो पहले कौन सी करें, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उनमें जब हम एयर ब्लो करते हैं तो उसमें अलग अलग साउंड्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है। बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज अ फ्लूट। जैसे कि एक फ्लूट में, उसमें हम एयर ब्लो करते हैं, दोनों साइड से फ्लूट ओपन होती है, वो ओपन ऑर्गन पाइप है। तो जब हम उसके डिफरेंट होल्स पे फिंगर रखते हैं, उसकी लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। वही फ्रीक्वेंसी अब हम निकालने जा रहे हैं, तो इस डेरिवेशन में हमने nth फ्रीक्वेंसी निकालनी। मेन ये मोड्स हमने डिस्कस नहीं करने, फ्रीक्वेंसी तक निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी ओपन ऑर्गन पाइप है, हमने एयर ब्लो की, एक एंड इसका 0 है, एक एंड है x इक्वल टू l वेयर l इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। हमने एयर ब्लो की है, हमारी इंसिडेंट वेव उधर गई, इधर से रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव की ही रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बोथ द वेव्स आर आइडेंटिकल और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रही है, तो ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमने निकालनी। तो पहले हम लिखते हैं इंसिडेंट वेव के लिए वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। रिफ्लेक्टेड वेव जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पर, so y2 will be a sin 2 pi by lambda vt plus x. This is equation number 2. According to principle of superposition, resultant displacement is the sum of individual displacements, y equal to y1 plus y2. ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यूज, y में a कॉमन ले लिया,
साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT प्लस एक्स। यहाँ पे अब लगेगा CD फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D क्या होता है? 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो वो अप्लाई करते हैं। 2 साइन प्लस करोगे x वाली टर्म कट जाएगी, VT बाय लैम्डा कॉस, ठीक है, 2 पाई x बाय लैम्डा। ये आपकी स्टैंडिंग वेव की रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर रिजल्टेंट वेव। क्लियर? आ गया ना, देखो प्रोडक्ट आ गया दोनों का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y is y1 plus y2। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या डिफरेंस है कि एक साइड से पाइप बंद होगी तो वहां पे एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम पे। यहाँ पे प्लस पाई आ जाएगा, प्लस पाई आने से ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT प्लस एक्स। तो यहाँ पे माइनस आएगा, उसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये डिफरेंस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपका यहाँ कॉज होगा, यहाँ साइन होगा, CD फॉर्मूला, यहाँ कॉज आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा। अब हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन देखो, x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो एट x इक्वल टू 0 y इज मैक्सिमम, x इक्वल टू L पे भी y मैक्सिमम है, एंटी नोड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन को हम एंटी नोड कहते हैं, ये नोड है जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन। तो हम तो बाउंड्रीज पे देख रहे हैं, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन होगी। पहली बाउंड्री कंडीशन तो चेक होगी, हम पुट करें अगर x 0, कॉज 0 के कितना होता है 1, तो ये हमारा ये सारा आ जाएगा, y इतना आ जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम पुट कर देते हैं। तो लेट अस पुट सेकंड बाउंड्री कंडीशन नाउ। पुटिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन इन दैट रिजल्टेंट इक्वेशन, उसमें x को L पुट कर देंगे, L, और y को मैक्सिमम पुट कर देंगे। x को बस L पुट कर दिया, y को मैक्सिमम पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस टर्म पे डिपेंड करता है जो वेरिएबल थी जिसमें x चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तब मैक्सिमम होगा व्हेन cos 2 पाई L बाय लैम्डा इज मैक्सिमम। मैक्सिमम cos की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। अब वो कौन से एंगल पे होता है cos प्लस माइनस 1? cos n पाई के लिए होता है, cos 0, ठीक है, 180, 360 सभी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऑल्टरनेटली होते हैं। तो ये आपका आ गया 2 पाई L बाय लैम्डा इज n पाई। यहां से आपकी पहले आ जाती है nth वेवलेंथ, nth वेवलेंथ हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, न्यू इज v बाय लैम्डा, ये पुट करोगे तो n टाइम्स v बाय 2L आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां तक आपने करना है। बाकी आपको याद होगा हमने जब n1 पुट किया था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती v बाय 2L। वो एक्सप्रेशन तो याद होगा ना, ओपन ऑर्गन पाइप्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 2L और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स की आती है v बाय 4L, इससे हाफ। इसीलिए ओपन ऑर्गन पाइप्स आर मच बेटर देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। ठीक है भाई, अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखो, एक तो यहां से डिफरेंस आ गया, यहाँ कॉज हो गया, यहाँ साइन आ गया। दूसरी चीज वहां पे बाउंड्री कंडीशन जो है ना आपकी, वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। आपका उसमें ऐसे बन गया, हमने एयर ब्लो की, ऐसे टकरा के आई, तो x तो 0 है, उसके लिए y मैक्सिमम है, पर x इक्वल टू L के लिए y 0 है, नोड है यहाँ पे, वहां पे आपकी बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी nth फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। ठीक है, वो आ जाएगी 2n - 1 v बाय 4L। चलो टाइम ही हो गया।